हम अक्सर खेल की दुनिया में ना किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद करते हैं। मतलब रातों रात किस्मत बदलने वाली बात। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है बस कोई जादू हो जाएगा और सब बदल जाएगा। वही तो। लेकिन जरा एक ऐसी टीम के बारे में सोचिए जिसका प्रदर्शन पूरे 100 सालों तक बिल्कुल साधारण रहा हो। कोई खास जीत नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं। फिर अचानक कुछ ही सालों के भीतर वो टीम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम बन जाती है और मेडल्स की झड़ी लगा देती है। ये ब्रिटिश साइकिलिंग टीम वाली कहानी है ना? बिल्कुल। 1908 के बाद से उनका रिकॉर्ड इतना खराब था कि कुछ साइकिल बनाने वाली कंपनियों ने तो उन्हें अपनी साइकिलें बेचने से भी मना कर दिया था। उन्हें लगता था कि इससे उनके ब्रांड का नाम खराब हो जाएगा। लेकिन 2003 में डेव ब्रेल्सफोर्ड उनके परफॉर्मेंस डायरेक्टर बने और खेल पूरी तरह बदल गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कोई जादुई ट्रेनिंग या नई तकनीक नहीं खोजी। उन्होंने एक बहुत ही उबाऊ लगने वाली रणनीति अपनाई। हर एक चीज में सिर्फ 1% का सुधार। हाँ, बाइक की सीट को थोड़ा और एरोडायनामिक बनाना, रिकवरी के लिए सबसे बेहतरीन मसाज जेल खोजना और यहाँ तक कि खिलाड़ियों के लिए ऐसे गद्दे और तकिए ढूंढना जो उन्हें सबसे अच्छी नींद दे सकें। हर छोटी चीज में बस 1% का सुधार। और इसका नतीजा देखिए, 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में इस टीम ने 60% गोल्ड मेडल जीते और 2012 के लंदन गेम्स में तो 9 ओलंपिक और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाले। तो आज की हमारी इस चर्चा का मिशन भी यही है। जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के हमारे पास जो नोट्स हैं, आज हम उनका गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये छोटे, बिल्कुल महत्वहीन लगने वाले बदलाव समय के साथ जुड़कर असाधारण परिणाम दे सकते हैं। तो इस 1% के गणित को आप कैसे समझाएंगी? अगर हम इस 1% के गणित को करीब से देखें तो ये दरअसल कंपाउंड इफेक्ट यानी चक्रवृद्धि प्रभाव का एक जीता जागता मॉडल है। जेम्स क्लियर का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सीधा है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन खुद को सिर्फ 1% का सुधार करता है तो 1 साल के अंत में वो अपने शुरुआती स्तर से लगभग 37 गुना बेहतर हो जाता है। 37 गुना? मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका एक खतरनाक दूसरा पहलू भी है। अगर कोई हर दिन 1% की गिरावट की ओर जाता है तो साल के अंत में वो 0 के बेहद करीब पहुंच जाता है। ये गणित इस बात का सबूत है कि हमारी आज की स्थिति क्या है ये उतना मायने नहीं रखता। असल चीज ये है कि हमारी आदतें हमें किस दिशा में धकेल रही हैं। ये बात सुनने में तो बहुत प्रेरणादायक लगती है। ऐसी सफलता की कहानियां सुनकर कोई भी जोश में आ जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है ना? हाँ, असल जिंदगी में चीजें इतनी आसान नहीं होती। वही तो। असल जिंदगी में जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं तो हम बहुत जल्दी हार क्यों मान लेते हैं? ये सवाल हमेशा परेशान करता है कि वो जो पहले दिन का मोटिवेशन होता है वो चौथे या 5वें दिन कहाँ गायब हो जाता है। इसकी जड़ दरअसल हमारे दिमाग के विकास में है। इंसानी दिमाग तुरंत मिलने वाले नतीजों के लिए प्रोग्राम किया गया है, लेकिन आदतें बदलने की प्रक्रिया ना इस प्राकृतिक बनावट के बिल्कुल उलट काम करती है। अच्छा, तो मतलब हमारा दिमाग ही हमारे खिलाफ खेल रहा है? एक तरह से हाँ। मान लीजिए कोई फिटनेस रूटीन शुरू करता है। वो 3 दिन जिम में पसीना बहाता है। चौथे दिन शीशे के सामने खड़े होकर अपने शरीर में बदलाव तलाशता है। जब उसे कोई फर्क नहीं दिखता तो दिमाग तुरंत कहता है कि ये मेहनत बेकार जा रही है और वो इंसान निराश होकर अपने पुराने रूटीन में लौट जाता है। जेम्स क्लियर ने इसके लिए नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया है, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। एग्जैक्टली। छुपी हुई क्षमता का एक ऐसा पठार जहां शुरुआत में हमारी मेहनत का कोई नतीजा बाहर नहीं दिखता। ये प्लेटो वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही गहरा लगा। इसे समझाने के लिए ना 2 बहुत ही सटीक उदाहरण दिए गए हैं। पहला एक बर्फ के टुकड़े का है। कल्पना कीजिए कि एक कमरे का तापमान 25 डिग्री है और मेज पर एक बर्फ का टुकड़ा रखा है। आप धीरे धीरे तापमान बढ़ाते हैं, 26, 27, 28, 29, 30, 31 डिग्री। और बर्फ वैसी की वैसी ही दिखती है। बिल्कुल। बाहर से लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री पर पहुंचता है, बर्फ अचानक पिघलने लगती है। और ऐसा नहीं है कि पहले जो तापमान बढ़ा वो बेकार गया। वो ऊर्जा दरअसल जमा हो रही थी। वो उस 32 डिग्री के बदलाव के लिए जमीन तैयार कर रही थी। सही कहा। और दूसरा उदाहरण बांस के पेड़ का है। ये पेड़ शुरुआती 5 साल तक जमीन के ऊपर बिल्कुल नहीं दिखता। वो सिर्फ जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता रहता है और फिर एक बार जड़ें जमने के बाद सिर्फ 6 हफ्तों के भीतर ये 90 फीट तक आसमान छू लेता है। इन दोनों उदाहरणों का मनोवैज्ञानिक पहलू ये है
कि प्रगति कभी भी लिनियर या एक सीधी रेखा में नहीं होती। हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमने आज 10% मेहनत की है तो कल हमें 10% परिणाम दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्या हम इसे बिल्कुल पैसे इन्वेस्ट करने जैसा मान सकते हैं? जहां शुरुआत में कंपाउंड इंटरेस्ट का असर बिल्कुल नहीं दिखता, बैंक बैलेंस वैसा ही लगता है और लगता है कि इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन कुछ सालों बाद अचानक वो पैसा रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। हाँ, ये बहुत अच्छी तुलना है। इस तुलना को हम आदतों के विज्ञान पर भी लागू कर सकते हैं। आदतें दरअसल सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट ही हैं। लेकिन यहाँ एक मनोवैज्ञानिक उलझन पैदा होती है। वो क्या? अगर परिणाम आने में इतना लंबा समय लगता है, अगर महीनों तक बर्फ पिघलती हुई नहीं दिखती, तो एक आम इंसान इतने लंबे समय तक खुद को मोटिवेटेड कैसे रखे? यही वो जगह है जहां नोट्स का अगला हिस्सा बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ नतीजों का इंतजार करेंगे तो यकीनन हार मान लेंगे। इसीलिए समाधान ये है कि हमें अपनी चाहत यानी आउटकम से ज्यादा अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही। नोट्स में बदलाव के 3 स्तर बताए गए हैं। पहला है परिणाम, यानी आप क्या पाना चाहते हैं। दूसरा है प्रक्रिया, कि आप क्या करते हैं। और तीसरा और सबसे गहरा स्तर है पहचान, यानी आप खुद को क्या मानते हैं। और अक्सर लोग बदलाव की शुरुआत बाहरी स्तर यानी लक्ष्यों से करते हैं, जो कि एक बुनियादी गलती है। एग्जैक्टली। जब लक्ष्य हासिल नहीं होता तो इंसान खुद को खुश होने की इजाजत नहीं देता। और मान लीजिए अगर लक्ष्य पूरा हो भी जाए तो उसके बाद क्या? इसे साइकोलॉजी में यो-यो इफेक्ट कहा जाता है। जैसे कोई वजन कम करने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, किसी ने वजन कम करने का लक्ष्य रखा, महीनों की मेहनत से वजन कम कर लिया, लक्ष्य पूरा हुआ और फिर वो जीत की खुशी मनाने के लिए वापस पिज्जा और पुरानी आदतों की ओर लौट गया, क्योंकि उसने अपना लक्ष्य तो पा लिया था लेकिन खुद को अंदर से नहीं बदला था। इसे सिगरेट छोड़ने वाले उस मशहूर उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। जब 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हों और उन्हें सिगरेट ऑफर की जाए, पहला व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। सुनने में ये ठीक लगता है, लेकिन ये लक्ष्य आधारित सोच है। वो अभी भी खुद को एक स्मोकर मान रहा है जो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं धूम्रपान नहीं करता। ये पहचान आधारित सोच है। उसने अपने बारे में अपनी मान्यता ही बदल दी है। मनोवैज्ञानिक कार्ल जूंग का एक बहुत ही गहरा विचार है कि जब तक आप अपने अचेतन मन को चेतन नहीं बनाते, वो आपके जीवन को चलाता रहेगा और आप उसे अपनी किस्मत का नाम देते रहेंगे। बिल्कुल, हमारी आदतें असल में इस बात का सबूत हैं कि हम खुद को क्या मानते हैं। लेकिन यहां मैं इस बात को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा। जरा रुकिए, क्या बिना किसी लक्ष्य के इंसान पूरी तरह भटक नहीं जाएगा? अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ये सोचे कि मैं एक रनर हूं या मैं एक लेखक हूं, लेकिन उसने मैराथन दौड़ने या कोई किताब पूरी करने का कोई लक्ष्य ही सेट नहीं किया है, तो क्या वो सच में कोई ठोस प्रोग्रेस करेगा? लक्ष्य तो कम से कम हमें एक दिशा देते हैं। ये उलझन बहुत आम है। बात लक्ष्यों को पूरी तरह से खारिज करने की नहीं है। लक्ष्य दिशा तय करने के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन लंबी दूरी तय करने के लिए सिस्टम और प्रक्रिया सबसे बेहतरीन साधन है। अच्छा, तो सिस्टम पर ज्यादा फोकस होना चाहिए? हाँ, जेम्स क्लियर का जो फलसफा है वो ये है कि अगर आप सिस्टम और इनपुट्स को ठीक कर लें तो आउटपुट खुद ब खुद अपनी जगह पर आ जाएंगे। अगर आप एक लेखक की पहचान अपना लेते हैं और इस बात पर फोकस करते हैं कि क्या एक लेखक रोज लिखता है और हर दिन 500 शब्द लिखने का सिस्टम बना लेते हैं, तो वो किताब जो कि आपका लक्ष्य है अपने आप पूरी हो जाएगी। तो फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आप रोजमर्रा की छोटी आदतों से अपनी चुनी हुई पहचान को वोट कैसे दे रहे हैं। एग्जैक्टली। चलिए, तो मान लेते हैं कि किसी ने अपनी पहचान बदलने का फैसला कर लिया। उसने तय कर लिया कि उसे एक फिट इंसान बनना है, लेकिन दिमाग असल में इस नई आदत को अपनाता कैसे है? इसके पीछे न्यूरोलॉजी कैसे काम करती है? इसके लिए हमें दिमाग के तारों को समझना होगा। हमारे दिमाग में एक हैबिट लूप चलता है जिसके 4 हिस्से होते हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और अंत में इनाम। इसे किसी आम सी स्थिति से समझाएंगी? जरूर। मान लीजिए आपका फोन बजता है। ये एक संकेत है। आपके दिमाग में एक हलचल होती है ये जानने की कि किसका मैसेज आया है। ये लालसा है। आप फोन उठाते हैं और मैसेज पढ़ते हैं। ये आपकी प्रतिक्रिया है। और अंत में आपकी जो जिज्ञासा थी वो शांत होती है। ये आपका इनाम है। और दिमाग इस पूरे लूप को रिकॉर्ड कर लेता है, और जब ये बार बार होता है तो वो इसे ऑटोमेटिक कर देता है,
बिना सोचे समझे होने वाली आदत बना देता है। बिल्कुल, और इसी हैबिट लूप को हैक करके हम अपनी सफलता का सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। नोट्स में आदतों को बदलने के 4 नियम दिए गए हैं। पहला है, इसे स्पष्ट बनाएं। मतलब जो आप करना चाहते हैं उसे अपने सामने रखें। यहाँ हैबिट स्टैकिंग का आइडिया मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल लगा, जहां हम किसी मौजूदा आदत के साथ एक नई आदत जोड़ देते हैं। जैसे सुबह की चाय पीने के बाद मैं 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा। हैबिट स्टैकिंग के काम करने का जो वैज्ञानिक कारण है वो बहुत दिलचस्प है। हमारे दिमाग में जो पुरानी आदतें हैं, मान लीजिए रोज सुबह चाय पीना, वो एक चौड़े और पक्के हाईवे की तरह है जिस पर रोज न्यूरॉन्स दौड़ते हैं। और नई आदत शुरू करना मतलब बहुत मुश्किल है। हाँ, नई आदत शुरू करना मतलब दिमाग में एक घने जंगल के बीच नया रास्ता बनाने जैसा है जिसमें बहुत ऊर्जा लगती है। हैबिट स्टैकिंग का विज्ञान ये है कि आप जंगल में नया रास्ता बनाने के बजाय उस बने बनाए पक्के हाईवे से एक छोटा सा एग्जिट रैंप निकाल देते हैं। आप पुरानी आदत की न्यूरल वायरिंग का फायदा उठा रहे हैं। ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है। लेकिन इसके साथ ही माहौल का डिजाइन भी उतना ही अहम है। हम अक्सर मानते हैं कि बदलाव के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए, जबकि सच ये है कि हमारा माहौल एक अदृश्य हाथ की तरह हमारे व्यवहार को चलाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बुरी आदतों को तोड़ने का सीक्रेट हमारे सेल्फ कंट्रोल में नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी आंखों के सामने से उस टेम्पटेशन या लालच को हटाने में है? जैसे अगर फोन मुझे काम के वक्त डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं अपनी इच्छा शक्ति से उससे लड़ने के बजाय उसे सीधे उठाकर दूसरे कमरे में रख दूं। बिल्कुल। आत्मनियंत्रण एक बहुत ही कम समय के लिए काम आने वाली रणनीति है। जिन लोगों को हम बहुत अनुशासित मानते हैं, वे असल में अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कम से कम करते हैं। अच्छा, वो सिर्फ अपना माहौल ऐसा बनाते हैं जहां उन्हें लालच का सामना ना करना पड़े। हाँ, अगर संकेत ही अदृश्य हो जाएगा तो लालसा पैदा ही नहीं होगी। अब अगर लालसा की बात करें तो दूसरा नियम है, आदत को आकर्षक बनाएं। और यहाँ डोपामाइन का जिक्र आता है। मुझे हमेशा यही लगता था कि डोपामाइन सिर्फ खुशी का हार्मोन है, जो तब रिलीज होता है जब हमें कोई इनाम मिलता है, जैसे जब हम कोई स्वादिष्ट चीज खाते हैं। लेकिन ये नोट्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। विकासवादी जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो डोपामाइन सिर्फ खुशी का हार्मोन नहीं है, ये इच्छा और प्रेरणा का हार्मोन है। मतलब ये हमें कुछ करने के लिए धक्का देता है। हाँ, हमारे पूर्वजों को खाना ढूंढने के लिए मीलों चलना पड़ता था। अगर डोपामाइन सिर्फ खाना मिलने के बाद रिलीज होता तो उनमें खाना ढूंढने की प्रेरणा ही कहाँ से आती। इसीलिए इंसानी दिमाग इस तरह विकसित हुआ कि इनाम मिलने पर तो डोपामाइन रिलीज होता ही है, लेकिन इनाम की उम्मीद पर वो उससे भी ज्यादा तेजी से स्पाइक करता है। जैसे जब एक स्मोकर सिगरेट जलाता है तो उससे जो निकोटीन की किक मिलती है, उससे पहले ही सिर्फ सिगरेट को देखने और उसकी उम्मीद करने भर से उसके दिमाग में डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है। बिल्कुल, और यही वो चीज जो आदतों को इतना शक्तिशाली बनाती है। तो हमें इसी तंत्र का इस्तेमाल अच्छी आदतों के लिए करना होगा, और इसके लिए टेम्पटेशन बंडलिंग की तकनीक बताई गई है। मतलब जो काम करना है उसे उस काम के साथ जोड़ देना जो करना पसंद है। हाँ, जैसे अगर आपको कोई पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है लेकिन आपको घर की सफाई भी करनी है, तो आप ये नियम बना लें कि आप वो पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप सफाई कर रहे होंगे। इसके अलावा इसमें समाज और आसपास के लोगों का भी बड़ा रोल है ना? इंसान बुनियादी तौर पर एक सामाजिक प्राणी है। हम समूह का हिस्सा बनने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हम लगातार अपने करीबियों की, बहुसंख्यक भीड़ की और सफल लोगों की आदतों की नकल करते हैं। तो अगर आप रोज दौड़ने की आदत डालना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है एक रनिंग क्लब से जुड़ जाना। जब आपके आसपास के सभी लोग दौड़ रहे होंगे तो आपके लिए ना दौड़ना अजीब हो जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने काम को स्पष्ट भी बना लिया, उसे आकर्षक भी बना लिया, लेकिन अगर वो काम बहुत मुश्किल है तो मैं यकीनन उसे टाल दूंगा। इंसान का दिमाग तो ऊर्जा बचाने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है। हम स्वाभाविक रूप से आलसी हैं। इसी प्राकृतिक आलस को पार करने के लिए तीसरा नियम आता है, इसे आसान बनाएं। इसे लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट या न्यूनतम प्रयास का नियम कहा गया है। हमारा दिमाग हमेशा उस रास्ते को चुनता है जिसमें सबसे कम घर्षण या रुकावट हो। यानी हमें रास्ते का घर्षण कम करना होगा। अगर मैं ऑफिस से घर आके जिम जाने की सोचूं तो सोफे पर बैठने के बाद वापस उठना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर जिम मेरे ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है तो जाना आसान हो जाएगा। या सुबह की दौड़ के लिए रात में ही कपड़े निकाल के रख देना। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी समस्या है। हम अक्सर काम शुरू करने के बजाय उसकी परफेक्ट योजना बनाने में इतना समय लगा देते हैं कि असली एक्शन कभी होता ही नहीं। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। हम योजना बनाने को प्रगति समझने की गलती कर बैठते हैं, क्योंकि योजना बनाने में हमें महसूस होता है कि हम कुछ कर रहे हैं,
पर उसमें फेल होने का डर नहीं होता, जबकि असली चीज दोहराव है, परफेक्शन नहीं। और इसी रुकावट को तोड़ने के लिए जेम्स क्लियर 2 मिनट का नियम सामने रखते हैं। किसी भी नई आदत को 2 मिनट के छोटे से रूप में बदल दें। मैराथन दौड़ने की शुरुआत सिर्फ अपने वर्कआउट के कपड़े पहनने से करें। हाँ, ये बहुत ही कारगर तरीका है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये 2 मिनट वाला नियम मुझे थोड़ा हास्यास्पद लगता है। मतलब अगर मैं रोज सिर्फ अपने जिम के जूते पहनकर सोफे पर बैठ जाऊं या सिर्फ 2 मिनट के लिए पियानो पर उंगलियां रख दूं, तो मैं एथलीट या म्यूजिशियन कैसे बनूंगा? ये तो खुद को धोखा देना हुआ। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी खेल के मैदान में सिर्फ खड़ा हूं और खुद को खिलाड़ी मान रहा हूं। ये शक बहुत ही स्वाभाविक है और शुरुआत में ये बेवकूफ़ी भरा ही लगता है। लेकिन यहाँ हमें दिमाग के काम करने के तरीके को समझना होगा। इस नियम का मकसद आपको 2 मिनट में मास्टर बनाना नहीं है। इसका मकसद है उस आदत से जुड़ी पहचान को आपके दिमाग में पुष्ट करना। मतलब पहले आदत की नींव डालना। बिल्कुल। एक आदत को बेहतर तभी किया जा सकता है जो वो पहले से मौजूद हो। जो चीज़ स्थापित ही नहीं हुई, आप उसमें सुधार कैसे करेंगे? पहले उपस्थित होने यानी शो अप करने की आदत डालें। जब आप रोजाना सिर्फ जूते पहनते हैं तो आप न्यूरल पाथवेज बना रहे हैं। आप खुद को ये साबित कर रहे हैं कि आप वो इंसान हैं जो हर रोज अपने समय पर हाजिर होता है। अच्छा, एक बार जब ये हाजिरी देने की आदत स्थापित हो जाती है तो उसे 10 मिनट या 10,000 स्टेप्स तक ले जाना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। बिल्कुल सही। चलिए, ये मान लिया कि शुरुआत करना आसान हो गया, लेकिन किसी आदत को हफ्तों या महीनों तक बनाए रखने के लिए क्या करें? क्योंकि अगर हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई सिला नहीं मिल रहा, तो हम बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। और यहीं पर चौथा नियम आता है, इसे संतोषजनक बनाएं। जैसा कि हमने इवोल्यूशन की बात की, हमारे पूर्वज भविष्य की योजनाएं नहीं बनाते थे, उन्हें आज जिंदा रहना था। इसलिए इंसानी दिमाग भविष्य के संभावित इनाम के बजाय तुरंत मिलने वाले इनाम को तरजीह देता है। इसका एक बहुत ही मजेदार उदाहरण टूथपेस्ट का है। टूथपेस्ट में जो मिंट या पुदीने का स्वाद होता है, उसका दांतों की सफाई से कोई लेना देना नहीं है। अरे सच में? हाँ, वो सिर्फ इसलिए डाला जाता है ताकि जब आप ब्रश कर लें तो आपके मुंह में एक ताजगी का एहसास हो। वो ताजगी ही वो तुरंत मिलने वाला इनाम है जो दिमाग को संकेत देता है कि ये काम अच्छा था, इसे कल फिर करना है। इस सिद्धांत को एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दशकों पहले साबित किया था कि जिन व्यवहारों के परिणाम संतोषजनक होते हैं वो दोहराए जाते हैं। इसीलिए हमें खुद को तुरंत इनाम देने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। जैसे अगर आपने जंक फूड नहीं खाया तो उन पैसों को तुरंत अपने एक अलग सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, जहां आप अपना मनपसंद गैजेट खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहे हों। वो बढ़ता हुआ बैलेंस आपको तुरंत संतुष्टि देगा। और बुरी आदतों के लिए इसका ठीक उल्टा करना होगा। उन्हें तुरंत दर्दनाक या असंतोषजनक बनाना होगा। इसके लिए हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। जहां आप अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को जवाबदेह बना लेते हैं कि अगर मैंने जंक फूड खाया तो मुझे तुम्हें 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। सामाजिक कीमत चुकाने का डर इंसान को बहुत जल्दी लाइन पर ले आता है। बिल्कुल। और इन सबको ट्रैक करने के लिए एक हैबिट ट्रैकर बहुत काम आता है। कैलेंडर पर हर दिन क्रॉस लगाना खुद में एक इनाम बन जाता है। लेकिन इसमें एक नियम है जो मुझे बहुत कठोर लगा, कभी लगातार 2 बार ना चुकें। ये कठोर है लेकिन जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक दिन जिम नहीं जा पाए तो वो एक मानवीय गलती है, एक अपवाद है। लेकिन अगर आप अगले दिन भी नहीं गए तो मनोविज्ञान कहता है कि अब आप एक नई बुरी आदत का निर्माण कर रहे हैं। 2 बार चूकना आपकी उस पहचान को कमजोर करने लगता है जिसे आपने इतनी मेहनत से बनाया था। लेकिन जैसे जैसे हम किसी काम में माहिर होने लगते हैं, एक नई तरह की चुनौती सामने आती है, बोरियत की चुनौती। रोज एक ही काम करना उबाऊ हो सकता है। इसी बोरियत से निपटने के लिए गोल्डीलॉक्स नियम का इस्तेमाल होता है। चुनौती ना तो इतनी आसान होनी चाहिए कि आप ऊब जाएं और ना ही इतनी मुश्किल कि आप निराश होकर छोड़ दें। जैसे अगर आप टेनिस सीख रहे हैं और किसी छोटे बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और अगर सामने रॉजर फेडरर खड़े हों तो आप निराशा में रैकेट ही फेंक देंगे। आपको हमेशा ऐसे स्तर पर काम करना है जो आपकी मौजूदा क्षमता से बस थोड़ा सा ही ऊपर हो। बिल्कुल। इसके साथ ही जेनेटिक्स भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आपको वो आदतें चुननी चाहिए जो आपकी प्राकृतिक बनावट के अनुकूल हों। माइकल फेल्प्स का शरीर तैराकी के लिए परफेक्ट है, लेकिन अगर वो मैराथन दौड़ने लगे तो शायद वो एक औसत धावक ही रह जाएंगे। ये बहुत अहम बात है। लेकिन नोट्स आदतों के एक बहुत बड़े खतरे की तरफ भी इशारा करते हैं।
वो कहते हैं कि आदतों का एक नकारात्मक पहलू भी होता है। जब कोई काम ऑटो पायलट मोड में चला जाता है तो हम उसमें सुधार करना बंद कर देते हैं। यही वो जगह है जहां अच्छे और महान के बीच का फर्क तय होता है। जब आदत ऑटोमेटिक हो जाती है तो गलतियां भी ऑटोमेटिक हो जाती हैं। हमें लगता है कि हम अनुभव हासिल कर रहे हैं, लेकिन असल में हम बस एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे होते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि जो आदतें हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती हैं, वही हमें ऑटो पायलट मोड में डालकर हमारी परफॉर्मेंस गिरा भी सकती हैं। यानी सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि निरंतर सुधार का एक सिस्टम है। इसीलिए जानबूझकर अभ्यास यानी डेलिब्रेट प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कॉमेडियन स्टीव मार्टिन का उदाहरण इसका बेहतरीन सबूत है, जिन्होंने 18 साल तक हर हफ्ते अपने सेट में सिर्फ 1 या 2 मिनट का नया मटेरियल जोड़ा और अपनी कला की समीक्षा की। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो सार यही निकलता है कि कोई भी बड़ा बदलाव किसी एक दिन के चमत्कार से नहीं आता, यह दिन भर के उन छोटे छोटे निर्णायक पलों का नतीजा है। जैसे टीवी का रिमोट उठाना है, या कोई किताब, एस्केलेटर लेना है, या सीढ़ियां। ये 1% के फैसले ही हमारी पहचान तय करते हैं। बिल्कुल सही। आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए जेम्स क्लियर की बातों से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। हमने ये तो समझ लिया कि हमारी पहचान हमारी आदतों से बनती है। हम जो रोज करते हैं वही हम बन जाते हैं। लेकिन जरा इस पर विचार कीजिए, एक ही पहचान से बहुत गहराई तक जुड़ जाना भी तो हमें कमजोर बना सकता है। मान लीजिए कल हालात पूरी तरह बदल जाएं और आप उन आदतों को ना कर पाएं जिन्होंने आपकी ये पहचान बनाई है। अगर आप एक एथलीट हैं और आपको कोई गंभीर चोट लग जाए, तो जब आपकी वो आदतें छिन जाती हैं, तब आप असल में कौन रह जाते हैं? तो ये सोचने वाली बात है कि क्या आपकी आदतें आपकी पहचान को आज़ाद कर रही हैं और आपको बेहतर बना रही हैं, या फिर उन्होंने आपको किसी एक खास खांचे में कैद कर दिया है।